कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं, सामान्य प्रयोजन समिति के आप सदस्य रहे हैं, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे हैं, सलाहकार समिति, वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के भी आप सदस्य रहे हैं, प्रत्यक्ष करों से संबंधित सलाहकार समिति के भी आप सदस्य रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने रहे हैं। 2 बार आप सांसद रत्न से पिछले 3 सालों में पहले बार सांसद रहते हुए सम्मानित, जोरदार तालियां। और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें। परम सम्माननीय श्री पीपी चौधरी साहब, जोरदार तालियां। परम सम्माननीय रेखा चंद जी जैन साहब, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा मंच, और मुझे इस बात को बता के खुशी हो रही है कि वैसे आज की तारीख में ये अंतर्राष्ट्रीय 2 अक्टूबर जो है अहिंसा दिवस भी जो है घोषित हो चुका है बहुत पहले से। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो भारत की संस्कृति से जो 2 आयाम जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो उसकी जड़ तक जाते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत ले जाना, ये साफ जाहिर है कि हमारी संस्कृति को जो है आज भी जो है विश्व मानने लग गया है। और आने वाला समय जो है, मैं आपको बता दूं कि मेरे बोलने में कुछ बातें उस संदर्भ में कहूँगा कि आने वाला समय जो है वो भारत का होगा। मंत्री विराजमान, ये जैन साहब सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हमारे बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य जी, और पत्रकारिता को एक नया आयाम और एक सिद्धांत पे खड़े उतरने वाले हमारे जर्नलिज्म के संपादक पदम जी मेहता साहब, और यहाँ पर सभी 2014-2015 के मानक अलंकृत अवार्ड और विशेष पुरस्कार से सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, और अगर मैं कहूँ तो यहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के दोस्तों, वो सबसे ज्यादा उपस्थित हैं। जब मुझे बताया गया कि मुझे पत्रकारों को सम्मानित करना है, और ये भी जब महसूस पता लगा कि पत्रकारों को सम्मानित करने का जो कार्य कर रहे हैं, पदम जी कर रहे हैं, मैं सम्मानित होने वालों को और सम्मान देने वाले जो पदम जी दे रहे हैं, ये सारा कुछ मैं इनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये ऐसा काम है जो कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें पत्रकार, चाहे तपती धूप हो, चाहे दूर दराज के गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बैटलफील्ड हो, हर जगह वो अपनी उपस्थिति लेकर के उस समाचार को आम जन तक पहुंचाता है। प्रजातंत्र में ये बहुत बड़ा अपना दायित्व निभा रहे हैं। इस गरिमामय समारोह में आकर करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और पदम जी को और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया, जो जनता की आवाज बने हुए हैं, और उनको जो है रिकॉग्निशन करना, उनको एनकरेजमेंट देना, ये हमारा काम है।
और इस तरह से उनको रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके उनको एनकरेजमेंट देना, ये पूरे पत्रकारिता में एक अच्छा संदेश देना है। और इस तरह के समारोह को ये पिछले 34 सालों से लगातार इन्होंने ये कायम रखा, इसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र है। मानक जो राजस्थान भाषा में जो पत्रिका है, बहुत ही पुरानी और एक लंबे समय से इनके परिवार से शुरू हुई हैं और अपने आप में एक इस पत्रिका में प्रतिष्ठा बनाई है। और ये प्रतिष्ठा जो है, मैं अभी भी ये याद करता हूँ, जब मैंने मेरा प्रोफेशन 1978 में जोधपुर से शुरू किया, तो पत्रकार के मामले में सबसे पहले जिस कार्य में मेरा संपर्क हुआ वो जलते दीप से था। और जलते दीप की खबरें जो जिस हिसाब से फटाफट आती, और सबसे पहले जो मेरे कोई केस की खबर जो छपी, वो सबसे पहले जलते दीप में और बाद में दैनिक में। और जिस सिद्धांत को लेकर के आप शुरू से एडिट हैं, जिस समय जोधपुर में कोई बड़ा पत्र, हमारे उस समय कोई ऐसा बड़ा पेपर नहीं था, उस समय से जो है जोधपुर में आपने एक पहचान बनाई। और आज आपका स्थापना दिवस एक ऐसे दिन है जिस आज जो है दो महान पुरुष, हमारे महात्मा गांधी और सावित्री जी, दोनों की जयंती है। और यही दिन, तीसरा महत्व ये है कि इस दिन जो है विश्व जो है अहिंसा दिवस भी घोषित हो चुका है। तो मैं आपको इस दिन को ये चूज करने का स्थापना दिवस जो है, मैं आपके परिवार वालों को जो इस हिसाब से चले, आपके भी के अहिंसा दिवस के दिन, महात्मा गांधी जी के जयंती दिवस पे जो आपने इसकी स्थापना रखी है, मैं इसको आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और अगर हम देखें तो अभी के हाल में जिस हिसाब से पत्रकारिता का रोल जो है देश के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल, पूरा देश का पत्र है, जो आज सर्जिकल ऑपरेशन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ दूरदृष्टि से देश का एक मान और सम्मान, पहली बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि पूरे विश्व में जो है एक कायम किया। उस मान और सम्मान को मजबूती देने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर वो सर्जिकल ऑपरेशन कितना भी हो जाए, लेकिन आम जनता पहुंचाने का जो काम किया है, आपकी कलम ने किया है, आपके कैमरे ने किया है। और ये सारा का सारा धन्यवाद की जाता है। मैं बता दूं, आपकी कलम और कैमरे को अगर माइनस कर दें तो उसकी महत्वता है वो कुछ भी नहीं रह जाता। तो सरकार जो अच्छा काम करती है उसको जनता की तक पहुंचाना, एक ब्रिज का काम करना, एक कंस्ट्रक्टिव पत्रकारिता का काम करना, देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के लिए जो अभी पत्रकारों ने काम किया है, वो हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। तो मीडिया का रोल जो है वो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। अगर हम प्रजातंत्र में देखें, जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो हम करते हैं कि भारत के संविधान के तहत जो है डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं। चाहे एग्जीक्यूटिव को ले लीजिए, सरकार है जिसमें, पार्लियामेंट है और तीसरा जुडिशरी। लेकिन मैं सबसे जो तीनों के साथ में, तीनों को ध्यान में रखने का, तीनों के वाचडॉग के रूप में काम करने का, और उसके अलावा जनता के साथ संवाद लगातार बनाए रखने का जो काम करता है, चौथा पिलर जो सबसे मजबूत पिलर में मानता हूं, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है आज की तारीख में है। और मैं आपको इस बात के लिए बता दूं, आज की तारीख में जनता में जो क्रेडिबिलिटी जो है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जितनी क्रेडिबिलिटी है वो किसी संस्था की क्रेडिबिलिटी नहीं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि दूसरे संस्था जो हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, प्रजातंत्र में एग्जीक्यूटिव हमेशा अकाउंटेबल पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट अकाउंटेबल पब्लिक को है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उस अकाउंटेबिलिटी का।
लेकिन जहां तक हमारे मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे प्रिंट मीडिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी का डायरेक्ट खाका कुछ नहीं भारत के संविधान। उसका सिर्फ एक इंटरनल विजिलेंस है, और वो इंटरनल विजिलेंस जो है वो मीडिया के पास है। मीडिया की साख बनाए रखने का काम जो है वो मीडिया के पास है और किसी के पास नहीं है। और इंटरनल विजिलेंस चाहे जुडिशरी हो चाहे मीडिया हो, दो हमारी संस्था ऐसी हैं जो डायरेक्टली पब्लिक से अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं के बराबर हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से हमारी जुडिशरी और मीडिया काम कर रहे हैं अपना इंटरनल विजिलेंस करके, और उसी वजह से आप लोगों ने और जुडिशरी ने जो है वो क्रेडिबिलिटी है वो अपने आप की जो है वो आपके हाथ में है। हमारी क्रेडिबिलिटी जो है चाहे पार्लियामेंट की हो चाहे एग्जीक्यूटिव की हो, वो डिपेंड करती है, वो जनता जज करती है। और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपका इंटरनल इंस्पेक्शन जो है वो जज करता है। आज की तारीख में जो मीडिया का स्वरूप है हम देख रहे हैं, पहले मीडिया सिर्फ सीमित जो था, अगर हम शुरू कर लें तो सिर्फ एक प्रिंट मीडिया तक सीमित था और ज्यादा से ज्यादा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बाद में शुरू हुई। तो ये दो मीडिया के रूप थे। लेकिन जो आज मीडिया का हम रूप देखें वो व्यापक हो गया है, विस्तृत हो गया है। उस मीडिया में सिर्फ प्रिंट और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं शामिल है, सबसे बड़ा हिस्सा जो आने लगा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का आने लगा है। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात है, उसमें एडजस्ट करने वाली जो बीच में एक और एजेंसी जिसको कह सकते हैं वो सोशल मीडिया। तो सवाल अब ये आता है कि उसकी व्यवहारिकता, जिसको हम कहते हैं कि मीडिया का जो रोल है अब किस रूप में कंस्ट्रक्टिव हो। जहाँ तक खबर पहुंचाने की बात है वो सोशल मीडिया भी करता है, लेकिन उन खबरों का सारांश निकालना, उन खबरों का निचोड़ निकालना, उन खबरों पे फैसला लेना, वो अभी भी हमारे मीडिया के जर्नलिस्ट जो हैं, पत्रकारिता है, वो अब उस पर निर्भर करता है कि हमारी पत्रकारिता का जो है हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आज की तारीख में है, ये नहीं कि हम खबर कहाँ से लाते हैं और क्या लाते हैं, क्योंकि ये खबर तो सोशल मीडिया भी लाता है। अब सारी खबरों का संकलन करना, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, चाहे हेल्थ के संबंध में हो, चाहे सोसाइटी के संबंध में हो, चाहे सती प्रथा की थी पहले, और चाहे सोशल इवेंट्स हो किसी तरह के, तो सारों का जो है उन खबरों का राइट पर्सपेक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव वे में आकलन और संकलन करने का काम जो है ये पत्रकार का है और उस पर निर्भर करती है अपनी पत्रकारिता। तो चुनौती सबसे बढ़िया ये है कि किस हिसाब से हम छान करके उसको कंस्ट्रक्टिव वे में, जो कि एक ओवरऑल सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है उस रूप में हम कैसे पेश कर सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का रोल जो है वो इतना है कि जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विजन है उनका, और वो विजन जो है उसको मिशन के रूप में जो है एक गवर्नमेंट की एक स्कीम नहीं है, एक मिशन है कि जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन को हम गाँव तक, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उस तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आने वाला समय हमें बताएगा कि हमने भले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं देखा, भले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हमें फायदा नहीं मिला, लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में इतनी बड़ी टैलेंट है कि हम जो है डिजिटल रिवोल्यूशन है वो हम वर्ल्ड लीडर हो सकते हैं। और इंडिया जो है उस बात पे है, और कुछ ही समय में ऐसा होगा कि आज हमारे 80 करोड़ जनता जो है वो इंटरनेट की हाई स्पीड इंटरनेट से भले अभी कनेक्ट नहीं हो, लेकिन आने वाले 1-2 सालों में जो है जब वो कनेक्ट होगी तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक देश में रिवोल्यूशन होगा, कितना बड़ा एक विदेशों के लिए, एक MNCs के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे हमारे यहाँ के इंडिजिनस या लोकल बिजनेस हो, उनके लिए कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया खास करके और हमारी पत्रकारिता का सबसे बड़ी चुनौती जो है वो डिजिटलाइजेशन और डिजिटल इंडिया में है। और यही नहीं,
हमारे बिजनेस जो है और हमारा देश का भविष्य अगर मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं ये आंध्र प्रदेश करके इस मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी मंत्री हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ साथ, तो उस वजह से मैंने बहुत बारीकी से देखा कि इसकी जो है पोटेंशियल जो है, अपॉर्चुनिटी जो है और साथ साथ में चैलेंज भी जो है इस मंत्रालय के इतने हैं। और यही मंत्रालय हैं जो, और प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का जो विजन है वो जो है इंडिया को एक डिजिटल रिवोल्यूशन जो जिसको हम कह रहे हैं उसमें ले जाएगा और इंडिया जिसमें है अपने आप में जो है उसमें अग्रणी होगा। तो आज की तारीख में जो है हम आप देखिए कि एक छोटी सी बात में डिजिटाइजेशन की हम बात करें तो 3-4 कंपोनेंट उसके बनते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो बनता है R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज हम भली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कहीं नहीं स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा आगे बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग, भली हम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तीसरा बढ़ता है IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज। मैं आपको बताता हूँ कि विश्व में आज की तारीख में IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज के लिए हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, आप अगर सोचेंगे तो अच्छा करेंगे कि 60% पूरा विश्व एक तरफ 40% में, और इंडिया का IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज के लिए 60% में हम अकेले हैं। और उसके लिए 8 लाख करोड़ साल के हमारा मंत्रालय के पास इस बात के जो है वो डील करता है, 8 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें अभी भी हमारे पास में पूरा मार्केट कैप्चर करने का हमारे पास में पोटेंशियल है, हमारे पास में इंजीनियर्स हैं, हमारे पास में साइंटिस्ट हैं, और हमारे पास में अगले 2025 में लगभग 30 करोड़ युवा जब स्किल हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो है एक बहुत बड़ा युवा, जो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है सबसे युवा देश है, तो एक युवा जो है वो खड़ा होगा। और उस रूप में हम कह सकते हैं कि हम इस मार्केट को, जहाँ तक IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज हैं, इसको पूरे को कैप्चर कर सकते हैं विश्व के। तो इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि आपको डिजिटल रिवोल्यूशन जो है हम और हमारा जो जनरेशन जो आने वाली है वो देखेंगे और उसका वो फायदा देंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात है, अब वो भी स्थिति शुरू होगी। हमारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं, अब इंडस्ट्रीज के आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत जानकार हैं इस बारे में, इनके सामने तो मैं इतना क्या बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता दूँ कि हमारे वहाँ पर जो कंपनीज हैं, चाहे मेडिकल अप्लायंस इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के, और चाहे और भी हो, जीवन के किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल से शुरू कर दीजिए, हर चीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो रही है, चाहे पानी का नल भी हो। तो कहने का मतलब है हवाई जहाज से पानी का नल हो, चाहे छोटी सी छोटी बात है, हर बात में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो रोल है। आज की तारीख में हम करीब लगभग 3.5 लाख करोड़ जो है प्रति वर्ष हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम 2019 तक जो है इस इंपोर्ट को जो है 0 पे ले आए, और 3.5 लाख का जो यहाँ जो है हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो। और यही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के विजन को हम जरूर साकार करेंगे। और मैं तो आपको ये बता दूं, यही नहीं, 3.5 लाख करोड़ को हम 0 पे लाके आएंगे तो आएंगे। उसके बाद में हम चाहते हैं जिस हिसाब से हम 8 लाख करोड़ का जो है IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड को, विश्व को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे वापस, इसको इंपोर्ट की बजाय। और उसके सबसे बड़े 2 कारण बता रहा हूँ, क्या ये बात हवा में नहीं है, इसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको कि सिचुएशन जो है इकोसिस्टम जो देश में है वो बहुत जबरदस्त बन चुका है। और उस इकोसिस्टम का जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सरकार है, हम सभी जो लोग हैं, उसका भरपूर हमारे युवा है, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो और हमारे इनोवेटर्स हैं, वो उसका भरपूर जो है वो फायदा उठा रहे हैं। आज विश्व में 2 स्थिति बन चुकी हैं और वो सबको देखने को मिल रही है। पहली स्थिति बन रही है, मैं आपको बता दूं, पुल और प्रेशर। पुल का मैं बता दूं कि 130 करोड़ का मार्केट जो है पूरे विश्व को, MNCs को दिख रहा है कि बहुत मार्केट है, उसका पोटेंशियल बहुत है। तो वो MNC जो चाहती है कि भाई वो यहाँ पर आए, तो उनको यहाँ खींचने का ये पुल का जो है उनको बहुत बड़ा लग रहा है। और उसके बाद में उनको लग रहा है कि वहाँ पर दूसरे देशों में, जो चाइना में जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है,
मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से वहाँ यहाँ आकर के स्थापित होना चाह रहे हैं, उसका सबसे बड़ा दूसरा कारण ये भी है कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर युवा जो हैं, भविष्य जो है, स्किल वाले जो लेबर ज़्यादा मिलेगा, साइंटिस्ट ज़्यादा मिलेंगे और इंजीनियर्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन, ये दो बड़े अट्रैक्शन हैं उनके आने के। लेकिन तीसरी बात मैं बता दूं, पुश की बात ये बता दूं, उनके देशों में चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, वहाँ से पुश उनको ये लग रहा है कि वहाँ पर कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट है, इंजीनियर कॉस्ट है और चाहे साइंटिस्ट की कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और इंडिया में जहाँ पर $1 से पर आवर कम आ रहा है, वहाँ पर $3.5 आ रहे हैं। तो ये दो फैक्टर ऐसे बन रहे हैं जो कि इंटरनल बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ कि GST, जिससे कि इंडस्ट्री सेटल करने में लगभग ओवरऑल 15% का उनको फायदा हो जाएगा, कम कॉस्ट आएगी। और जहाँ तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, उसमें 30 से 40% जो है, और मैन्युफैक्चरिंग की बात है 30 से 40% कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में कम आएगी। तो अगर 50% MNCs को लगता है कि इंडिया में कॉस्ट कम आएगी, तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में आने का उनका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। और यही नहीं, जो हमें एक सेक्टर जो एड्रेस करना है, इतना बड़ा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करने हैं कि हम 2,50,000 ग्राम पंचायत जो हैं उनको फाइबर केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल हो, चाहे और भी वाईफाई के कनेक्शन से हैं, उनको कनेक्टिविटी देने का प्रोग्राम जो है 2017 तक जो है वो भारत सरकार की चाहती है कि उनको कनेक्टिविटी को पहुँच जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे मैन पावर पे खड़ा नहीं होता है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में जो है करीब हमने लगभग 2000 पेटेंट कराए होंगे, लेकिन जापान जो है 40,000 पेटेंट करा चुका है। अगर वैल्यू जो भविष्य है आगे आने वाला, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा, IT एनेबल या सर्विसेज में नहीं होगा, वो अगर भविष्य है देश का, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन का, वो है पेटेंट क्रिएशन का। तो सरकार जो है इस मामले में सजग है और इसके लिए भी आवश्यक जो कदम और इंसेंटिव्स वगैरह जो हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं, चाहे अमेरिका में देख लो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अमेरिका की उनको। आज अमेरिका में जो है 80%, पूरे अमेरिका में जो है सर्विसेज के मामले हम देखें तो 80% का कंट्रीब्यूशन IT और IT एनेबल सर्विसेज सिर्फ इंडिया का है और बाकी दूसरे देशों में है। तो कहने का मतलब ये है कि अब सारा ऐसा इकोसिस्टम हो रहा है। गवर्नमेंट ने चाहे कोई भी लॉ ले लीजिए, आप कॉमर्शियल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट का ले लीजिए, आर्बिट्रेशन का मामला ले लीजिए, इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी कोर्ट का ले लीजिए, एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मामला ले लीजिए, लेबर रिफॉर्म से ले लीजिए, ये सारे के सारे इस लॉ में जो है रिसेंटली विद इन 2 years में अब जो सारा एक सिस्टम क्रिएट किया है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक एटमॉस्फेयर बना है। और मेरा मानना है उसमें मीडिया जो है उनका रोल भी जो है प्रोएक्टिव, पॉजिटिव रह करके सरकार की योजनाओं का जो है वो वहाँ तक पहुँचे और सरकार और जनता क्या सोच रही है वो हमें भी उसको वापस मिले। इसके अलावा जो आपके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सरकार ने खड़ा किया है वो MyGov का खड़ा किया। अभी हमारे हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। ये मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। MyGov का मतलब ये है कि पहली बार देश को ये महसूस करने को मिलेगा, हमारी जनता को महसूस होगा कि आज तक ये होता था, डेमोक्रेसी में ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, लेकिन बाय द पीपल उसके द्वारा चुनाव हो जाता था, सारा कुछ हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रोल जो है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट और रोल जो है उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं के बराबर था। 5 साल में एक इलेक्शन के वक्त आकर के देखते थे, लेकिन आज पर डे मिनट से मिनट हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ट्रांसपेरेंट वे में पब्लिक तक ले जाते हैं। और MyGov जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, उस MyGov में गवर्नमेंट की पॉलिसी पब्लिक तक जाती है और उसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिक उन पॉलिसीज के बारे में जो है अपनी ओपिनियन देती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पत्रकारिता जो है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पब्लिक तक जाए और पब्लिक की जो ओपिनियन जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के, चाहे उसके फॉर्मेशन का हो, चाहे उनके एग्जीक्यूशन का हो, इम्प्लीमेंटेशन का हो, किसी स्टेज पे हो, तो जब वो अपनी ओपिनियन आवे दोनों को लेकर करके निचोड़ निकालने का जो काम है
आज पत्रकारिता का बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है और आप जो हैं और अपॉर्चुनिटी भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से पदम जी ने ये अवार्ड जो है स्थापित किए हैं, इससे एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा और उस एनकरेजमेंट का परिणाम ये होगा कि हमारी ये कंस्ट्रक्टिव पत्रकारिता जो है वो उपजेगी और आगे बढ़ेगी। और जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है उस हिसाब से पत्रकारिता का भी बहुत फैलाव हो और बहुत इसमें मैं इस क्या करके अपने वाणी पे विराम देता हूँ और बहुत बहुत पुनः सभी पत्रकारों को जो आज अवार्ड जिनको मिला है उनको शुभकामना देता हूँ, उनके भविष्य की बहुत बहुत धन्यवाद। पदम मेहता जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। श्री विखक चंद जैन जी को पदम मेहता जी ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर दिया है। श्री श्याम आचार्य जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। के.एस. जैन साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अतिथियों के होने से ये कार्यक्रम अलग और ऊर्जावान गरिमामय कार्यक्रम रहा है। पीपी चौधरी जी की उपस्थिति में हमें ये गौरवशाली मंच इसको बना दिया है और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष लब्ध प्रतिष्ठित जाने माने पत्रकार, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने गंभीरता से राजस्थान की राजनीति को समझा है, समाज को समझा है, साहित्य को समझा है, वो हमारे बीच में है। बहुत समय हो गया। इस अखबार की नींव के पत्थर थे माणक, जिसके नाम से ये पुरस्कार शुरू हुआ। वही जैसे दीन के संस्थापक थे श्री पदम मेहता के बड़े भाई। आपने उनका फोटो भी देखा होगा, आपके पास है। मेरे से करीब 2 साल छोटे थे, लेकिन ऊर्जावान। उस समय ये पदम जी भी माणक जी के अखबार के समर्थक तो थे, लेकिन कट के मर के झुंस के जुनून के साथ काम करने वाले नहीं थे पदम जी। पदम जी उस समय कैलेंडर, डायरी और बाकी सारे स्टेशनरी का काम करते थे। भाई के प्रति बहुत समर्पित थे पदम जी। उनके सुख दुख के भी साथी थे। लेकिन माणक, जिसने न तो अपने पिता की परवाह की न माता की, एकदम अपने पत्नी के गहने, अपनी प्रॉपर्टी, आप जादोरी गेट में आज जो देखते हैं इसका ऑफिस, वो स्वरूप नहीं था। एक नौहरा कहते हैं, एक बड़ी बड़ा घर जिसकी बड़ी बड़ी परोल थी, उस नौहरे की एक जगह पर माणक जी खुद ही एडिट करते थे, खुद ही कंपोज करवाते थे, सारा कुछ। और उनकी पत्नी बंडल बनाने का काम किया करती थी। तो भाभी साहब आज यहाँ तो नहीं आई, लेकिन उनका भी एक दुर्दर्श योग था। उसके बाद वो कई बार रूट के ब्यावर भी चले जाते थे माणक जी, पर फिर भी वापस आ जाते थे।
अंतिम समय में जिसे कहते हैं ना मिशन की पत्रकारिता करने वाले मानक जी को टीबी हो गई। टीबी भी 3rd स्टेज पर पहुंच गई। मैं जब पहली बार उनसे मिलने गया, उस प्रोल में बैठे बैठे खूब जोर से खांस रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान समाचार की सर्विस ले ली थी। जोधपुर के वो पहले एडिटर थे जिन्होंने किसी न्यूज एजेंसी की सर्विस ली। मैंने उनसे कहा कि आप एक दफे जयपुर आइए, आपका इलाज करवाते। ये दोनों पति पत्नी एक बार जयपुर भी आए। तबीयत बहुत खराब थी, रात का समय था, उन्हें खून की उल्टी हुई और कुछ ही सालों में 1975 में उनकी मृत्यु हो गई। पदम जी विचलित हो गए। अथाह श्रेय था भाई के प्रति। पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई दुर्दश अनुभव वाला पदम जी नहीं थे, लेकिन वो जूझ गए और आज उस भाई के अखबार को जो व्यावसायिक स्वरूप दिया है वो पदम जी ने दिया है। आज उस ढांचे को खड़ा करने में जितना अपना सर्वस्व होम किया है, वो भाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है इनकी। और उन्हीं के नाम से ये मानक पुरस्कार प्रारंभ किया गया। 48 साल हो गए। मैं भी तीसरा आदमी हूँ जिसको कि 1984 में मानक पुरस्कार मिला था और मुझे दिया था हरदेव जोशी, अक्षय कुमार जैन और अशोक भाई, जो आज आए नहीं, खिसक गए। किस वजह से खिसके नहीं पता, बिल्कुल अगाध स्नेह वाले आदमी थे। लेकिन मैं बैठा बैठा उस मानक की पुरानी स्मृतियों में खोया हुआ था और इन्होंने अपना सारा कारोबार बंद करके पदम जी ने इस समाचार पत्र पे सर्वस्व होम करके, इनका पूरा परिवार लगा हुआ है इसमें। मैं मंच पर विराजमान अतिथि श्री चौधरी साहब, श्री जैन साहब, इन सब से कहूँगा कि आज के जमाने में अखबार चलाना बड़ा टेढ़ी खीर है। चलाना, निकालना और बड़े अखबारों से संघर्ष लेना। ऐसे समय में पदम जी इस जलते दीप को निरंतर एक ज्योति की तरह जला रहे हैं और मानक की स्मृति में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको भी अनावरत रूप से दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही नहीं, राजस्थानी भाषा के आंदोलन को भी सक्रिय रूप से मानक के नाम से, मानक पत्रिका के नाम से, मानक टीवी के नाम से जो निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये सचमुच प्रशंसनीय कार्य है। हम सब और विशेषकर मानक अलंकार से पुरस्कृत जितने पत्रकार, जनसंपर्क कर्मी, छायाकार हैं और वो इस सभा में उपस्थित जितने पत्रकार बंधु, बहनों और भाई हैं, हम उस मानक की प्रति अंतर से हृदय हार्दिक श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करें और हम यशस्वी कामना करें कि ये पौधा जिसने लगाया वो एक बरगद के पेड़ की तरह पुष्पित, पल्लवित और
छायादार बने। धन्यवाद। अरे इसमें दे दो यार भाई साहब। एक मिनट वो आ जाए पीछे से लिया। हाँ यस वेट मैम थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये विश्व प्रथम पुरस्कार पत्रकार सम्मान जैन समिति सदस्य प्रदेश सम्मान मैनेजर और जितना भी सम्मानित हुआ है लोग साथ नाम